कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में भारतीय संविधान का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मूल अधिकार को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मूल अधिकार की शुरुआत विश्व में कहां से हुई है और फिर हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। कंप्लीट डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सब कुछ कवर कराने वाला हूं। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है ये भी मैं आपको ट्रिक के साथ याद कराऊंगा। और इसके बाद आर्टिकल नंबर 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं है ना, इनको सिर्फ एक लाइन में याद करा दूंगा, कभी भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं होने की। और किसी भी एग्जाम में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ये आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। यदि ये टॉपिक आपने काफी बार पढ़ा है, ये कंप्लीट क्लास देखने के बाद दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होने की। कंप्लीट डिटेल कवर करने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इन क्वेश्चनों के एग्जाम में गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका है कि टॉपिक आपके माइंड में कैसे कॉपी पेस्ट करता हूं। आपको रट्टाफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मेरी आवाज को अपने कानों तक जाने देना है। ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कैसे करता हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूल अधिकार। जो भारतीय संविधान में है ना, मूल अधिकार सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कौन से भाग में है। भाग नंबर 3 में है। भाग नंबर 3 में आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। क्लियर है जी। मूल अधिकारों को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। जो मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है जी। इस संबंध में भारत का संविधान अमेरिकी संविधान से वर्णित अधिकार पत्र 1791 है उनका, अमेरिका वालों का। इसका मतलब एक क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए। अब थोड़ा सा डिटेल भी कवर करते हैं कि समिति बनी थी, कौन सी समिति बनी, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। मूल अधिकारों को इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी। जबकि मौलिक कर्तव्यों को फंडामेंटल ड्यूटी बोला जाता है, जो कि आपके 51A में है, 11 प्रकार की है। वो भी मैं आपको ट्रिक अप्रोच के साथ नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। अब बात करते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होता है बच्चों? साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जितने भी आपके आर्टिकल है किताब की लैंग्वेज से बिल्कुल अलग, अपनी लैंग्वेज में सभी आर्टिकल आपको समझाऊंगा और हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। बात करते हैं मौलिक अधिकार। सामाजिक जीवन की ना वह परिस्थिति जिसके अभाव में कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, जब इन परिस्थितियों को संविधान द्वारा प्रदान किया जाता है ना, तो उसे ही क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया। कौन सा हटाया है? किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? वर्तमान में किस आर्टिकल में उसको रखा गया है वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। आपको याद रखना मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6 है। प्रारंभ में कितनी है? 7 है। अब जो आपका समिति से क्वेश्चन बनते हैं, पहले उनके अध्यक्ष कवर करते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक के साथ कंप्लीट मौलिक अधिकार कवर कराऊंगा। मूल अधिकार परिभाषा एक बार फिर पढ़ते हैं। मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। अभिव्यक्ति बोले, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है भारतीय संविधान में? 6 प्रकार की है। एक लाइन में कवर कराने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड में। मूल अधिकार को न्यायिक संरक्षण भी प्राप्त है। मतलब यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत करने वाले कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा सुझाव दिया गया था। संविधान में जोड़ने का मूल अधिकार का सुझाव कौन से मिशन के तहत दिया गया था? कैबिनेट मिशन के तहत। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति का गठन हुआ। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। क्लियर है जी। किस आर्टिकल में क्या है बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं मैं, कि जब आपातकाल लगता है तब कौन कौन से मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, कौन से मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, और वे कौन से आर्टिकल है, कौन से मौलिक अधिकार है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, चाहे आपातकाल लग रहा हो या न लग रहा हो। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपोर्टेंट बनता है एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, इसके बाद जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों की उपसमिति और एससी मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक अधिकारों की उपसमिति। 2 क्वेश्चन बने यहां से हमारे। क्या बने? एक बनाया जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों की उपसमिति। उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके जेपी कृपलानी जी थे। ठीक है। एससी मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक अधिकारों की उपसमिति। क्वेश्चन बनता है अल्पसंख्यक अधिकारों की उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपके थे एचसी मुखर्जी। का गठन हुआ। इन दोनों समितियों की सिफारिश के आधार पर ही संविधान सभा ने मूल अधिकारों को शामिल किया गया है, जो कि भाग नंबर 3 में है। आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है। पहले 7 थे, वर्तमान में 6 थे। ऐसे ही मौखिक आपके माइंड में सेट कर दूंगा मैं। 2 लाइन याद कराऊंगा
ट्रिक याद बोल दो उनको, या याद करने का तरीका बोल दो, जिससे कि कभी आपको रटने की जरूरत न पड़े। संविधान के भाग नंबर 3 को अधिकार पत्र या भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? संविधान के भाग नंबर 3 को कहा जाता है। भाग नंबर 3 में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। इसको मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, परंतु जीवन, देखो यहीं से आर्टिकल निकल आएंगे, परंतु जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता। ये भी बताऊंगा कि कौन से यहाँ आर्टिकल होने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है जी। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, किंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन ये बनता है कि प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थी, जो कानूनी जो संपत्ति का अधिकार था ना, इसे मौलिक अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? 44वें के। कब हटाया गया? 1978 ईस्वी में हटाया गया है। ठीक है जी। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार। मैं आपको बता ही चुका हूं, अब मौलिक अधिकारों को एक बार ट्रिक से कवर करते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं बच्चों? 6 है। नंबर 1 मौलिक अधिकार आपका है समानता का अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद या आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक है। नंबर 2 पर आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक दिया है। तीसरे नंबर का मौलिक अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 से 24 है। नंबर 4 आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक है। इसके बाद नंबर 5 आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल नंबर 29 से 30 तक है। आज 6 नंबर का आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। आर्टिकल नंबर 32 को किसकी संज्ञा दी गई है? लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी होती है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी मैं आपको इसी क्लास में कवर कराऊंगा। मौलिक अधिकार कितने हुए? 6 हुए। पहले मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, फिर इनकी डिटेल कवर कराता हूं। इसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 19 दिखाता हूं मैं आपको। पहले सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता को याद कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको 6 मौलिक अधिकार याद करा दूंगा। आपको एक छोटी सी लाइन याद रखनी है बच्चों, देखिएगा, बोस संघ आया, बोस संघ आया गया, आया गया, बस व्यापार किया, बस व्यापार किया। अब देखो बिल्कुल श्री से है, व्यापार किया। पेन चेंज कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले जो हमारी स्वतंत्रता के अधिकार है आर्टिकल नंबर 19 में है। कितने प्रकार के है स्वतंत्रता का अधिकार? आर्टिकल नंबर 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। बो से बनता है बोलने की स्वतंत्रता। बो से क्या बनता है बच्चों? बोलने की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है? आप बोल सकते हो, आप स्वतंत्र हो, अपनी मर्यादा में रह के संवैधानिक पदों की मर्यादा, संवैधानिक पदों की इज्जत करके। मतलब ऐसा नहीं कि आप बोल सकते हो, गाली भी दे दोगे, आप किसी को कुछ भी कर दोगे, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, लिमिट में रह के आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी विरोध कर सकते हो। एक पहली प्रकार की स्वतंत्रता है हमारी बोलने की स्वतंत्रता। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है। आर्टिकल नंबर 19A, कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है भारत के नागरिकों को जो मिलती है। इसका मतलब स्वतंत्रता नंबर 1 क्या है बच्चों? हमारी बोलने की स्वतंत्रता। नंबर 2 देखिएगा, वाक, इसको बोलते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह आर्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल नंबर 19A में। प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है जी। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता, जानने की अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, शांत रहने की स्वतंत्रता। ये अलग से ऑप्शन में मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक लाइन से याद कराता हूं। बो संघ आया गया, व्यापार किया। बो से बोलने की स्वतंत्रता, सह से बनता है आपका संघ बनाने की स्वतंत्रता, आपकी दूसरे नंबर की स्वतंत्रता है। ठीक है जी। सह से सभा करने की स्वतंत्रता, बो से बोलने की स्वतंत्रता, सह से बनता है आपका सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरे नंबर की आती है संघ बनाने की स्वतंत्रता। आया गया, कहीं पर भी पूरे भारत में आ जा सकते हो, ये चौथे नंबर की स्वतंत्रता हमारी भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त है। 5वें नंबर पर बसने की, बसना बोले तो रहने की स्वतंत्रता, और 6ठे नंबर के व्यापार करने की स्वतंत्रता। एक लाइन याद कर लेना, वो संघ आया गया, बस व्यापार किया। बोलने की, सभा करने की, संघ बनाने की, आने जाने की, बसने मतलब रहने की स्वतंत्रता, और व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में प्रदान की गई है। चलो इनको भी मैं डिटेल से कवर कराऊंगा, और इसको कंप्लीट करने के बाद डिटेल को बच्चों हम प्रीवियस क्वेश्चन कवर करेंगे। अब हम मौलिक अधिकार से स्टार्ट करते हैं। जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है,
किस मौलिक अधिकार, किस आर्टिकल में क्या चीज वर्णित है। देखिएगा सभी स्टूडेंट, पहले मैं आपको साधारण भाषा में, अपनी भाषा में समझाऊंगा, इसके बाद जो डिटेल लिखी है उसको समझाऊंगा। क्लियर है जी। मूल अधिकार आर्टिकल नंबर 12 क्या कहते हैं, भारतीय संविधान में ना आर्टिकल नंबर 12 राज्य को ना परिभाषित करता है। डायरेक्ट राज्य की परिभाषा बोले तो राज्य को परिभाषित करता है, क्योंकि ये लैंग्वेज है ना बुक्स वाली, समझ में थोड़ा कम आती है, इसलिए मैं साधारण भाषा में सभी आर्टिकल आपको कवर कराने वाला हूं, वो डिटेल के साथ। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है, आर्टिकल नंबर 12 में वर्णित है। क्या कहा गया है बच्चों, राज्य वही होगा, क्या होगा राज्य वही होगा जो आर्टिकल नंबर 152 के अंतर्गत कही गई बातों को बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही सारी की सारी बातें होनी चाहिए। ठीक है जी। सर बातें कैसी होनी चाहिए, मैं बताता हूं। 4 पक्ष शामिल होते हैं इसमें। कितने पक्ष शामिल होते हैं, 4 पक्ष शामिल होते हैं राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। नंबर 1 जो आपका पक्ष है, नंबर 1 पक्ष है देश और देश की संसद राज्य का हिस्सा है। देश और देश की संसद क्या है बच्चों, राज्य का हिस्सा है। देखो जैसे ही लिखा हुआ है ना, भारत सरकार एवं संसद, समझ में कुछ नहीं आने का, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से अपनी लैंग्वेज में समझाता हुआ चलूंगा कंप्लीट क्लास में। देश और देश की संसद राज्य का हिस्सा है। नंबर 2 इसमें क्या बात कही गई है, क्या पक्ष रखा गया है, देश के अंदर अलग अलग प्रांत या राज्य तथा उनकी विधानमंडल या विधानसभा होगी, बिल्कुल होगी। ये देखो ये लिखा हुआ है राज्य की सरकार एवं राज्य की विधानमंडल। तीसरा जो पक्ष दिया गया है, तीसरे पक्ष में क्या कहा गया है बच्चों, सभी स्थानीय पदाधिकारी भी राज्य का हिस्सा होंगे। देखिए स्थानीय स्वशासन के बारे में बोल दिया, ये राज्य का हिस्सा ही तो है। चौथे नंबर पर क्या कहा गया है बच्चों, फोर्थ पक्ष क्या है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत अन्य पदाधिकारी भी राज्य का हिस्सा होंगे। ये आपका आर्टिकल नंबर 12 में वर्णित है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13 में क्या है, मौलिक अधिकारों से असंगत विधियों का निरस्त होगा या कानून का निरस्त होगा। चलो मैं थोड़ा अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि बुक की लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल होती है। कोई भी कानून, आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है, कोई भी कानून या आदेश उस सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक वह अधिकारों का उल्लंघन करता है। मान लिया किसी भी सरकार ने कोई नियम या कानून बना दिया, ठीक है, अपनी मर्जी से बना दिया, बहुमत है बना दिया तो बना दिया, लेकिन यदि वो मौलिक अधिकारों को हनन करता है तो वो शून्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको रहने भी नहीं दिया जा रहा, ऐसा भी नहीं है कि आपके मौलिक अधिकारों को हनन कर लिया तो वो मौलिक अधिकार क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। अर्थात अब भी समझ में नहीं आया होगा, बहुत अच्छे से मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका मतलब क्या होता है, आर्टिकल नंबर 13 में ना यह प्रावधान है कि संघ और राज्य कोई ऐसा कानून या नियम नहीं बनाएगा जो भाग नंबर 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनता हो या उनका हनन करता हो। क्लियर है जी। डायरेक्ट जो आपका एग्जाम में लाइन आती है आपकी लिखी हुई, टेक्निकल लाइन आती है लिखी हुई, वो क्या होती है बच्चों, आर्टिकल नंबर 13 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन सा मौलिक अधिकार है जो संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल नंबर 13 करता है। कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऐसे नियम कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को हनन करते हैं। आर्टिकल नंबर 13 में बात लिखी हुई है। ये दोनों आर्टिकल आपके समझ में आ चुके हैं। अब मैं बताता हूं आपको आर्टिकल नंबर 14 में क्या बात लिखी है या आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है। चलो आर्टिकल नंबर 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब समानता का अधिकार लिखा है, या ये भी बोल सकते हैं विधि के समक्ष समानता। सभी व्यक्ति कानून की नजरों में समान होंगे चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी क्यों न हो। ठीक है, अर्थात विधि का शासन चलता है भारत में। क्लियर है जी। इसमें भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर है जी। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने पर प्रतिबंध। आर्टिकल नंबर 15 में ये बात लिखी है कि आप है ना किसी भी धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, जन्मभूमि, मूल वंश के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित होगा। आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल नंबर 15 में। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16 में, लोक नियोजन में समान अवसर की समानता। होता क्या है सर, ये मैं बता देता हूं आपको। आर्टिकल नंबर 16 कहते हैं कि लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। सभी नागरिकों को लोक नियोजन और नियुक्ति के अवसर समान रूप से उपलब्ध होंगे। जैसे जॉब निकलती है, सभी फॉर्म भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राज्य के अधीन नियोजन या नियुक्तियों से नागरिकों के मध्य धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। यह किस आर्टिकल नंबर में लिखा है, आर्टिकल नंबर 16 में यह बात
लिखी है। क्लियर है जी। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल बनता है 16A, पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आरक्षण। आर्टिकल नंबर 16A में ये बात लिखी है। आर्टिकल नंबर 16 जो ए है बच्चों, इसमें SC ST को ना राज्य चाहेगा तो परामर्श दे सकता है। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि मान लिया सपोज कीजिए 500 सीटें आई, 500 सीटों में से लगभग 400 सीटें ही फेल हुई, 100 सीटें बच जाती हैं, 100 सीटें बच जाती हैं जिनको बैकलॉग वैकेंसी कहते हैं। ये है ना आर्टिकल नंबर 14 सब क्लोज 4B में लिखा है SC ST के कोटा है ना बैकलॉग में अगली वैकेंसी में जोड़ दिया जाएगा। 4B सब क्लोज में बात लिखी है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आपका आर्टिकल बनता है आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 17 में बात लिखी है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर किस में बच्चों? 18 में वर्णन है। अब मैं आपको बता देता हूं दो जो आपकी उपाधियां हैं उनको छोड़कर सभी प्रकार की उपाधियों का अंत है। सर मैं 2 उपाधियां कौन कौन सी मैं बता देता हूं। सैन्य उपाधि को छोड़कर और डॉक्टर वाली जो उपाधि है उसको छोड़कर सभी उपाधियों का क्या कर दिया गया है? अंत कर दिया गया है। इतना आपको पता होना जरूरी है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आता है सेकंड टाइप का आता है मौलिक अधिकार वाला। कौन सा बच्चों? स्वतंत्रता के अधिकार। अब मैं इसको कवर करा देता हूं आपको। आर्टिकल नंबर 19 में मैं आपको एक लाइन लिखवाई थी, बोस संघ आया गया, बोस संघ आया गया। चलो नंबर 1 क्या है? आर्टिकल नंबर 19A में कुछ स्वतंत्रता प्रदान की गई है भारतीय नागरिकों को। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही क्या कहा जाता है? बोलने की स्वतंत्रता, जो कि आपका 19A में है। से बनता है आपका शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता। से सभा करने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 19B में है। संघ बनाना जैसे कहते हैं ना, ये बजरंग दल के हैं, ये दल बनते हैं जो, ये कौन से संविधान के किस आर्टिकल में वर्णन है बच्चों संघ बनाने का? आर्टिकल नंबर 19C में है। तीसरे प्रकार की स्वतंत्रता है। क्लियर है जी। ये तीनों होगी, संगम या संघ या पक्ष या सहकारी समितियों का गठन आर्टिकल नंबर 19 थर्ड में है। इसके बाद बोस संघ आया गया, 3 में रह रहे ना, आया गया बस व्यापार किया, आया गया बस व्यापार किया। आया गया से मतलब क्या है बच्चों? जो हमारी जो चौथे नंबर की स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 19 सब क्लोज D में संपूर्ण भारत या राज्य क्षेत्र में कहीं भी विचरण करने या घूमने या फिरने की स्वतंत्रता है। ये हमारी चौथे नंबर की स्वतंत्रता है, आने जाने की पूरे भारतवर्ष में। बस 5वें नंबर की बस क्या हो? बसना कहते हैं ना, बस गया वो तो वहीं पर बाहर जाकर बसना। जो हमारी 5वें प्रकार की स्वतंत्रता है 19A में, या 19E भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, या 19 की सब क्लोज 5 भी बोल सकते हैं। भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास एवं बसने की स्वतंत्रता 5वें नंबर की स्वतंत्रता है। और 6ठे नंबर की स्वतंत्रता है व्यापार करने की। पूरे भारत में आप व्यापार कर सकते हो, जो लीगल व्यापार है वही कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अनलीगल व्यापार करने की अथॉरिटी आपको मिल गई। ये आपका जो आपका 6ठे प्रकार की स्वतंत्रता है व्यापार करने की स्वतंत्रता। इससे पहले क्या था बच्चों? एक आपका संपत्ति का अधिकार था, उसको मैं आपको बता ही चुका हूं, हटा दिया गया है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से क्वेश्चन निकल कर आता है आर्टिकल नंबर 20, जो कि इसमें शायद मिस भी है लेकिन मैं आपको कवर करा देता हूं। आर्टिकल नंबर 20 में क्या कहा गया है बच्चों? आर्टिकल नंबर 20 में कहा गया है कि अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए 2 सिद्धि के लिए संबंध में संरक्षण किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 20 में दिया गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका आर्टिकल नंबर 21। यहां से आर्टिकल नंबर 21 की सब क्लोज से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है। इन तीनों पॉइंट को अच्छे से कवर करना है। आर्टिकल नंबर 21 में क्या है? आर्टिकल नंबर 21 आपका है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका मतलब क्या होता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मतलब जीवन का अधिकरण। क्या होता है? जीवन का अधिकरण। किसी व्यक्ति को ना अपने प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा ना स्थापित प्रक्रिया के अनुसार क्या ही वांछित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। मतलब यदि ऐसा हो रहा है कि आपका कोई मर्डर ही करना चाह रहा है, यदि आप जानलेवा हमला करना चाह रहे हैं, तो आप उससे अपना बचाव कर सकते हो। ठीक है जी। अब यहां से सब क्लोज 21A अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। सब क्लोज 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल नंबर 21 की सब क्लोज A के अंतर्गत आता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों? क्या वर्णन है
6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना, इसमें ये बात लिखी गई है। क्लियर है जी। 21A और 21 नंबर आर्टिकल अति महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 में क्या लिखा है बच्चों, मैं लिख देता हूं जो थोड़ा मिस है। आर्टिकल नंबर 22 में कुछ दशाओं में ना गिरफ्तारी और गिरफ्तारी से संरक्षण है। कुछ उसमें होता क्या है मैं बता देता हूं। यहां से मैं आपको डिटेल भी कवर कराऊंगा। जब पुलिस पकड़ती है तो कितने दिन में पेश करना पड़ता है, कितने दिन में नहीं। चलो मैं बता देता हूं। इस आर्टिकल के तहत ना राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को यह संरक्षण प्रदान करता है कि गिरफ्तारी के कारण से असंगत कराना जाएगा। यदि पुलिस आपको किसी को गिरफ्तार कर लेती है तो इस आर्टिकल के तहत पुलिस को बताना पड़ेगा कि आप इसको किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो। ठीक है जी। सेकंड बात इसमें क्या निकल कर आती है बच्चों इस आर्टिकल में, अपनी इच्छा अनुसार विधि या व्यवसायिक से परामर्श लेना। यदि किसी केस में आपको पकड़ लिया गया तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वकील को हायर कर सकते हो, किसी वकील से बात कर सकते हो। इसमें आपको कोई दबाव आप पर नहीं दिया जाएगा। ये आपका आर्टिकल नंबर 22 में ही ये बातें लिखी है। जो तीसरी बात निकल कर आती है, तीसरी यहां से पक्ष निकल कर आता है बच्चों, 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। ये भी आपका 24 घंटे के अंदर जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना गिरफ्तार करके अनिवार्य है। लेकिन आने जाने का समय उसमें जोड़ा नहीं जाता, इतना आपको पता होना जरूरी है बच्चों। ये एग्जाम के लिए तो अति महत्वपूर्ण है क्लास, लेकिन आपके दैनिक जीवन में ये क्लास बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आपको सभी नियम व कानून अपने पता चल जाएंगे। क्लियर है जी। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमारा 3rd नंबर का था बच्चों, मानव तस्करी एवं बलात्संग पर प्रतिबंध। आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है बच्चों, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। थोटिकल मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल नंबर 32 व्यक्ति को राज्य और व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इसका मतलब क्या होता है, इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद, बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती कुछ भी कार्य कराना दंडनीय अपराध होगा। इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद नंबर 23 के तहत। अनुच्छेद नंबर 24 मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, यही क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। बाल श्रम, बच्चों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है ना, क्योंकि देखो हिंदी में कृति देव वाले फोन पर टाइप किया जाता है, वो लिखा तो सही जाता है, लेकिन बाद में जब फाइनल निकल कर आती है ना इसकी पीपीटी, तब उसमें थोड़ा मात्राओं को प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है, बाल श्रम प्रतिबंधित। इसका मतलब क्या है, कारखानों आदि में ना बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है। कितनी वर्ष से कम उम्र के लिए, 14 वर्ष तक के कर्मचारी या फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते। मतलब जो छोटे छोटे बच्चों को है ना उन पर काम कराते हैं, 14 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। यदि 14 वर्ष से कम आयु है वो तो दंडनीय अपराध है। ये आर्टिकल नंबर 24 में लिखा गया है। इतना आपको पता चल चुका होगा। जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ऐसे आप अच्छे से कवर करते हुए चल रहे होंगे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तब आपको महसूस होगा कि सभी आर्टिकल आपके माइंड में सेट हो चुके हैं, क्योंकि टॉप 35 टॉप 40 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कराऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ। नेक्स्ट आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या वर्णन है बच्चों, आर्टिकल नंबर 25, भारत में किसी भी धर्म की उपासना करने एवं उसके किसी भी रीति रिवाजों को मानने का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 देता है। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। अंतकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 25 प्रदान करता है। क्लियर है जी। जैसे सिख धर्म में कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का एक अंग समझा जाएगा। ये भी इसी आर्टिकल के अनुसार वर्णित है। कोई रोक नहीं सकता। जो सिख धर्म के हैं पांच वो यूज करते हैं ना, ये संविधान में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका आर्टिकल नंबर 25 के बाद मैं आपको बता देता हूं आर्टिकल नंबर 26 में क्या लिखा है। ठीक है जी। आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। क्या है जी आर्टिकल नंबर 26 में, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसके बाद आर्टिकल नंबर 27 में क्या वर्णन है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। मतलब क्या है जी इसका, आर्टिकल नंबर 27 में यह बात वर्णित है कि भारत में बहुत धर्म और जाति है, किसी एक धर्म मानने वाले पर कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया जाएगा जिससे दूसरे धर्म को उन्नति की जाए। क्लियर है जी। आर्टिकल नंबर 27 में लिखा हुआ है बात। आर्टिकल नंबर 28 में आपका शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की उपासना। किसी भी संस्था में आप धार्मिक शिक्षा डायरेक्ट प्रदान नहीं कर सकते, ये बात गलत है।
ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 25 में। जैसे कि मान लिया हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कि भाई एक कॉलेज है उसमें बस आप रामायण ही पढ़ा रहे हो, सभी बच्चों को रामायण पढ़ा रहे हो, वो बात नहीं कर सकते आप। आर्टिकल नंबर 28 में उसका वर्णन है। इसके बाद आपका आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 30 तक है। अनुच्छेद नंबर 30 क्या कहता है? भारत के प्रत्येक नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, कला एवं संस्कृति को मानने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 29 में होता क्या है बच्चों? इसमें मैं आपको साधारण भाषा में बता देता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्पसंख्यक। आर्टिकल नंबर 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें क्या होता है? भाषा का प्रावधान है। इसमें क्या है बच्चों? भाषा का प्रावधान है कि जो अल्पसंख्यक होंगे ना, मुस्लिम, ईसाई, सिख आदि को अपनी भाषा, लिपि, कल्चर को बचाने का अधिकार प्राप्त है आर्टिकल नंबर 29 के तहत। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 30 में। आर्टिकल नंबर 30 में क्या वर्णन है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्राप्त। ये है आर्टिकल नंबर 30 के अंतर्गत। इसके बाद आर्टिकल नंबर 32 अति महत्वपूर्ण है। इसके बीच में आर्टिकल नंबर 31 से जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको कवर करा देता हूं, फिर आर्टिकल नंबर 32 कवर कराऊंगा। आर्टिकल नंबर 31, आर्टिकल नंबर 31 में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। यहां पर था संपत्ति का अधिकार, इसको यहां से हटा दिया गया है। ठीक है जी। ये कौन से में रख दिया बच्चों? ये 300A में फिलहाल वर्णित है। जब 300 नंबर आर्टिकल में कवर कराऊंगा तब मैं आपको बताने वाला हूं। अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32 अति महत्वपूर्ण है। इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। लघु संविधान की संज्ञा। ठीक है जी। भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना आर्टिकल नंबर 32 को ही माना गया है। इसे ही लघु संविधान सब भारतीय भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार कहा जाता है। मैं इसमें थोड़ा आपको डिटेल बता देता हूं। इस भाग द्वारा ना बच्चों प्रदत्त अधिकारों की परिवर्तित कराने का उपचार है। बी आर अम्बेडकर जी के अनुसार संविधान का यह आर्टिकल संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना नहीं, वो आत्मा है बच्चों। क्या है? आत्मा। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा या हृदय किस अनुच्छेद को कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 32 को कहा गया है। प्रस्तावना नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा। भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार किस अनुच्छेद को कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 32 को कहा गया है। बच्चों इसमें है ना, होता क्या है, इसमें जो भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया है, क्योंकि यह आर्टिकल है ना सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्रदान करता है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर वह 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की रिटें जारी होती है सुप्रीम कोर्ट में? 5 प्रकार की। मैं 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी होती है पहले इनको बता देता हूं, और कौन सी रिट का अर्थ क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन कवर करेंगे लगभग टॉप 50 एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ। ठीक है जी। 5 प्रकार की रिटें जारी होती है जो सुप्रीम कोर्ट में होती है आर्टिकल नंबर 32 के तहत। जो पहली रिट होती है हमारी वो होती है बंदी। क्या होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्लियर है जी। दूसरे प्रकार की रिट होती है हमारी परमादेश। परमादेश अर्थ भी इनका बताऊंगा मैं, यदि आपके आज तक समझ में नहीं आया हो बहुत साधारण भाषा में समझाऊंगा। परमादेश। तीसरी प्रकार की रिट होती है आपकी प्रतिषेध। क्या होती है? प्रतिषेध। चौथे प्रकार की रिट होती है आपकी उत्प्रेक्षण। नाम थोड़े अजीब लग रहे हैं, जब मैं आपको थ्योरी के साथ समझाऊंगा, अच्छे से एग्जांपल लेकर समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। पांचों प्रकार की जो रिट जारी होती है इसे बोलते हैं अधिकार परीक्षता। अधिकार परीक्षा। चलो अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं होती क्या है बच्चों, उसमें क्या क्या बातें लिखी गई है। चलो देखिएगा, जो 5 प्रकार की रिट है इसमें सबसे पहले नंबर की है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये एक क्वेश्चन यहां से बनता है, सुप्रीम कोर्ट में जो रिटें जारी होती है किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी होती है? आर्टिकल नंबर 32 के तहत होती है। यदि ये क्वेश्चन में हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग पूछ लूं, हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग आर्टिकल नंबर 32 द्वारा रिट जारी प्रदान करने की शक्ति नहीं है, तब उसके लिए राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 226 के तहत। चलो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? यह रिट है ना एक आदेश के रूप में उन व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी को बंदी बनाए गए हैं। इस रिट द्वारा उन्हें यह आदेश दिया जाता है बच्चों की वे विशुद्ध व्यक्ति को न्याय में पेश करे और बताए कि उसे किस प्राधिकार के साथ आपने कैदी या बंदी बनाया गया है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं परमादेश। परमादेश क्या होता है बच्चों? इस प्रकार के इसमें क्या होता है बच्चों? आदेश न्यायालय किसी व्यक्ति या लोग
प्राधिकारी को ना के अंतर्गत सरकार और निगम भी शामिल है। उसमें क्या कहते हैं कि उनके विधिक या लोक कर्तव्यों को करने का आदेश दिया जाता है या उन कर्तव्यों को अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। जैसे कि कोई सरकारी अधिकारी मनमानी कर रहा है, अपनी आपके कार्य नहीं कर रहे हैं, तो यही रीट जारी होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट तीसरे नंबर की आती है प्रतिषेध। तीसरे नंबर की क्या आती है? प्रतिषेध। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय ऐसे मामलों की सुनवाई करता है ना जिस पर उसे अधिकार प्राप्त नहीं था, तो वरिष्ठ न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी करके अधीनस्थ न्यायालय को ना उन कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर रोक लगा देता है। प्रतिषेध मतलब मान लिया दो स्टेट के बीच कोई झगड़ा चल रहा है, हाई कोर्ट मान लिया कि जिला कोर्ट उस पर कोई डिसीजन दे दे तो वो गलत है, तो उस पर रोक लग जाएगी प्रतिषेध जारी करने के बाद। क्लियर है जी। अब बात करते हैं अधिकार पृच्छता की। उत्प्रेक्षण देखते हैं पहले। उत्प्रेक्षण क्या होते हैं? जब कोई अधीनस्थ न्यायालय ना ऐसे मुकदमों की सुनवाई कर चुका है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते थे, तब उस पर ना यह रीट जारी, इस रीट के द्वारा ना कार्यवाही को ना रद्द किया जाता है प्रत्यक्षेपण रीट के द्वारा। अब बात करते हैं 5वें नंबर की अधिकार पृच्छता। अधिकार पृच्छता क्या होती है? यह रीट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक पद को ना अवैध रूप से धारण किए हुए हैं, और इसके द्वारा उससे यह पूछा जाता है बच्चों कि किस प्राधिकार से आप इस पद को धारण किए। जैसे कि आप देखते हैं ना एड में देखते हो कि भाई आईएएस, फर्जी आईएएस मिला है या वर्दी पहन के दरोगा बन गया था जबकि दरोगा नहीं था। ठीक है जी। चलो अब हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार किस भाग में? भाग नंबर 3 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। मौलिक भाग नंबर 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के संविधान का भाग नंबर 111 संबंधित है। 11 मतलब ये थर्ड है बच्चों, ऐसे लिख देते हैं ना, थर्ड है। भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 संबंधित है किससे है? राइट आंसर होगा मौलिक अधिकारों से। मूल अधिकार राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं नीति निर्देश तत्व भाग नंबर 4 में है, मौलिक कर्तव्य भाग नंबर 4A में है। ठीक है जी। नागरिकता भाग नंबर आपका 2 में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश की संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपके मौलिक अधिकार है ना, मूल अधिकार है, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किस आर्टिकल में है? पूछा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग नंबर 3 को ही कहा गया है। इसी को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि यह मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह क्या है? वह क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के भाग नंबर सेकंड में कुल कितने अनुच्छेद, भाग नंबर 3 है बच्चों, भाग नंबर 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा, इसमें बच्चों एक छूटा हुआ है, 24 आर्टिकल है टोटल। कितने आर्टिकल है? 24। 12 से कहां तक है? 35। 12 से 35। क्लियर है जी, 24 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद कितने मौलिक अधिकार बचे? 6 बचे, जो मैं आपको बता चुका हूं। कौन कौन से 6? समता समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 29 से 30, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार आर्टिकल नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? कितने हैं? बहुत अच्छे से कवर हो चुके हैं ये क्वेश्चन आपके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है
मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का हिस्सा था। मौलिक अधिकार कैसे? मूल संविधान के हिस्से। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, मतलब बदले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार। यदि आपके मूल अधिकारों का हनन है तो बदलना निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किस पर है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त दोनों पर। उच्चतम न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, वो भी एक कंडीशन के तहत। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में को प्रदान किया जाता है, किसको प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट। कहां स्थित है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, क्या है प्रमुख उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 20, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है किसे। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है या शक्ति है किसके पास है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं को स्थापना व संचालन के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद के तहत ये बात वर्णित है। आर्टिकल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 29 व 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं में स्थापित तथा संचालित करने का अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 30। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है, किसको कहा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 को। क्वेश्चन नंबर 27, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति का अधिकार नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। यह आपका समता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, कौन सा नहीं है, नागरिकता का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1978 के संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, संपत्ति का अधिकार एक है, कैसा अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकारों को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 32, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33,
भारत में उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों के संशोधन नहीं किया जा सकता? ए के गोपालन का मामला, एस सी मेहता का मामला। ठीक है जी, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोलकनाथ का मामला के अधिकारों का अंश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज की मूल अधिकार की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपने अभी तक संविधान की जो अभी तक मैं क्लास कवर करा चुका हूं नहीं देखी है, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा भारतीय संविधान की। यदि आपने वो कंप्लीट क्लास देख ली, टॉपिक को दोबारा जिंदगी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पढ़ने की। ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।